गुड मॉर्निंग बच्चों। एक नया लेसन और नए लेसन के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपनी नई क्लास के साथ। आज का लेसन है हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन और उसके विविध आयाम। पत्रकारीय लेखन और उसके विविध आयाम। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये जानना है कि जनसंचार माध्यम क्या होता है, क्योंकि जनसंचार माध्यम के द्वारा ही हम सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है जनसंचार माध्यम होता क्या है और वर्तमान समय में जनसंचार के कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो प्रचलित हैं। वर्तमान समय में जनसंचार के कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो आजकल प्रचलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जनसंचार के हम देखते हैं कि प्रचलित रूप जो हैं आजकल, एक तो प्रिंट माध्यम जैसे समाचार पत्र हो गए, अनेक पत्रिकाएं होगी जैसे मैगज़ीन वैगज़ीन, ये सारे प्रिंट माध्यम में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझते हो जो बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं। उदाहरण के रूप में टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, या फिर रेडियो को भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल रेडियो का प्रचलन इतना नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो इसको भी इसी में शामिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जनसंचार के दो माध्यम हुए, एक तो प्रिंट माध्यम जो छपकर आती हैं जो चीज़ें जैसे समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होगी, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया और इंटरनेट हो गए। ये सारे किस में आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। अब एक बात, इनके लिए लिखा कैसे जाता है? जनसंचार माध्यमों के लिए लिखा कैसे जाता है? प्रिंट माध्यम के लिए कैसा लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखने के लिए अलग अलग तरीके हैं, आप सब जानते हो। समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की शैली अलग होती है, जबकि रेडियो, टेलीविज़न और इनमें लिखने की शैली अलग होती है। यानी कि पत्र पत्रिकाओं में, समाचारों में, इनमें लिखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, और जो बाकी होते हैं उनमें लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। जनसंचार माध्यमों को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। इन माध्यमों के लेखन के समय बोलने, लिखने के साथ साथ पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई जो हम बोल रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं वो दर्शक किस प्रकार सुनेंगे या दर्शक किस प्रकार पढ़ेंगे उसको, इसका भी बहुत महत्व रहता है इसमें। भाई अगर हम अच्छा लिखेंगे तभी दर्शक या पाठक पढ़ेंगे, यदि हम अच्छा नहीं बोलेंगे तो हमें कौन देखेगा? हमें कोई भी नहीं देखेगा। तो वही बात इसमें स्पष्ट की गई है। हम रोज़ाना समाचार पढ़ते हैं, टीवी देखकर और रेडियो सुनकर, साथ ही कभी कभी तो हम इंटरनेट पर भी समाचार पढ़कर या देखकर इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जनसंचार के इन सभी माध्यमों में समाचार लेखन प्रस्तुति में क्या अंतर है, कि समाचार लिखने और समाचार की प्रस्तुति देने में क्या अंतर है। आप समाचार पत्र भी पढ़ते हो और टीवी पर न्यूज़ भी देखते हो, तो इन दोनों में अंतर समझ जाते होंगे। समाचार पत्र में तो क्या है कि लिखी लिखाई चीज़ें आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, और जो जनसंचार का माध्यम है टीवी या इंटरनेट, उस पे आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, उस स्थान को भी देख सकते हो, उस स्थान के बारे में आसपास जो वस्तुएं जुड़ी हैं उनको भी देख सकते हो। ये किसके माध्यम से संभव हो पाता है? ये हो पाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव। ठीक है, हम रोज़ाना समाचार पत्र, टीवी और ये देखकर, रेडियो सुनकर, साथ ही कभी यार इंटरनेट देखकर हम इन चीज़ों की आपस में तुलना कर सकते हैं। समाचार पत्र केवल छपे हुए शब्दों का माध्यम है। जो छपे हुए शब्द हैं केवल समाचार पत्र उन्हीं को अपने अंदर स्थान देता है। रेडियो जो है वो बोलने का माध्यम भी है, अर्थात बोले गए शब्दों को भी स्थान देता है, और टीवी छपे गए शब्दों को भी स्थान दे देता है और बोले जाने वाले शब्दों को भी स्थान दे देता है। अब इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? जनसंचार या प्रिंट माध्यम है, जो भी हैं जनसंचार हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो प्रिंट माध्यम है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अब हम प्रकाश डालते हैं। आप सब जानते हो प्रिंट, जिसको अंग्रेजी में प्रिंट कहा जाता है, उसको हिंदी में मुद्रित कहा जाता है। मुद्रित, ठीक है। मुद्रित माध्यम जो है जनसंचार के आधुनिक जो माध्यम है उन सब में प्राचीन है। सबसे पुराना जो है वो है प्रिंट माध्यम, यानी कि जो समाचार और पत्र पत्रिकाएं छपती हैं ये प्रिंट माध्यम कहलाता है। और ये वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो जितने भी जनसंचार माध्यम हैं उन सब जनसंचार माध्यमों में पुराना है। वास्तव में आधुनिक युग का जो आरंभ हुआ था ना, आधुनिक युग का जो वास्तव में आरंभ हुआ था वो इसी के माध्यम से हुआ है।
आप सबने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया जाता है। उसी में एक भाग आता है भारतेंदु काल और एक द्विवेदी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु काल बनाया गया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग बनाया गया है। तो जो द्विवेदी युग है, उस द्विवेदी युग में एक सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में एक सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उसी के माध्यम से उस युग की शुरुआत मानी जाती है और उसी समय से लगा लो या उसके ठीक 40-50 साल पहले से ही अखबार तो छप रहे थे, जनसंचार माध्यम, मुद्रित जनसंचार माध्यम में वो आ रहा था, लेकिन इतना प्रचलन में नहीं था। उस समय लेखकों ने लिखना शुरू किया, बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं और उससे पहले भी अनेक लेखक हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब है जो पूरी मात्रा में जब ये जनसंचार माध्यम उभर कर हमारे सामने आया वो 1850 के आसपास आया था। आसपास बता रहा हूँ मैं, लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मत कर देना ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आप सब जानते हो मुद्रण का आरंभ चीन से हुआ था। ये मुद्रण का जो आरंभ है ना, छपाई का काम, ये सबसे पहले चीन से हुआ था, लेकिन इसके आविष्कार का जो श्रेय है, अर्थात जो प्रिंट का, मुद्रण का, मुद्रित करने का, इसका जो आविष्कार का श्रेय जाता है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। जर्मनी का एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हुआ है गुटेनबर्ग, उसको इसका श्रेय जाता है। एक बात ध्यान में रखना, आरंभ कहाँ से हुआ? चीन से, लेकिन श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। छापा खाना, छापा खाना जहाँ पर ये चीज़ें छापी जाती हैं उसको छापा खाना बोला जाता है। प्रेस के आविष्कार से जनता को काफ़ी लाभ हुआ, ये आप सब जानते हो। प्रेस का जो आविष्कार हुआ था, यानी कि जहाँ पर ये चीज़ें छापी जाती थी, उससे जनता को बहुत फ़ायदा हुआ था। अब आपको सर जनता को कैसे फ़ायदा हुआ? देश विदेश की विभिन्न समाचार जो हैं, सूचनाएं जो हैं, वो जनता तक आसानी से पहुँच पा रही थी, इसलिए जनता को इससे फ़ायदा हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण से, जागरण के रेनेसां के आरंभ में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ था जिसको नाम दिया था रेनेसां जिसको नाम दिया था, उसके आरंभ में छापे खाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि वो जब आरंभ हुआ था, उसके आरंभ होने में छापे खाने ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। अब आप कहोगे सर ये छापे खाने में फिर से बता देता हूँ, जहाँ पर अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ छापी जाती हैं उस जगह को छापा खाना कहा जाता है। भारत में पहला छापाखाना कब हुआ भाई? 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। भारत में पहला छापाखाना कब हुआ था? भारत में स्थापित 1556 में और गोवा में। याद रखना ये चीज़ें, 1556 में गोवा में पहला छापाखाना स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? इसकी स्थापना की थी जो मिशनरियाँ, सुनी है, मिशनरियाँ धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए की गई थी। ईसाई मिशनरियाँ जो थी, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ पुस्तकें छापी थी और वहीं से इस छापे खाने का आविष्कार हुआ था 1556 में गोवा में। इसके पश्चात इसमें धीरे धीरे बदलाव आता गया और यह एक बड़ा रूप धारण करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया और यह एक बड़ा रूप धारण करने लगा। अब मुद्रित माध्यम जो है, मुद्रित का फिर बता देता हूँ, प्रिंट, मुद्रित कहते हैं प्रिंट को। तो प्रिंट माध्यम जो भी हैं उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? जैसे समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होगी, पुस्तकें हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं? मुद्रित माध्यम में शामिल हैं। ये बात ध्यान में रखना। प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ये दोनों अलग अलग हैं। ये सारी चीज़ें प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम में शामिल की जाती हैं। आप एक बात और समझ लो कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते समय यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि पृष्ठ और पहली खबर से ही पढ़ना शुरू किया जाए। समाचार पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूरी नहीं समझते कि इसकी पहले पेज से हमें पढ़ना, हम लास्ट वाले पेज से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसको शुरू से देखें, नहीं तो वो निकल जाएगी, फिर हमारे हाथ नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में ये फ़र्क मैं बता रहा हूँ आपको। मुद्रित माध्यमों की दूसरी एक विशेषता यह भी है कि लिखित भाषा का इससे विस्तार बहुत होता है। जो मुद्रित माध्यम है, इससे एक फ़ायदा यह है कि जो लिखित भाषा है इसका बहुत अच्छा विस्तार होता है। पढ़ने वाला जो पाठक है उसकी भी जो भाषा की समस्या है वो भी सुलझ जाती है मुद्रित माध्यमों से, क्योंकि जब समाचार पढ़ेंगे तो हमें व्याकरण का भी ज्ञान होगा, वर्तनी का भी ज्ञान होगा, शब्दों का भी ज्ञान होगा, वाक्यों का भी ज्ञान होगा। और जब ये ज्ञान होगा तो हमारी भाषा ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें चिंतन, विचार और विश्लेषण
क्यों चिंतन, विचार और विश्लेषण इसके अवसर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई समाचार पढ़ते हैं, तो हम उसके ऊपर सोचते हैं। चिंतन का मतलब होता है सोचना, उसके बारे में विचार करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है उसके विचारों को विस्तार देना। हम उसके विचारों को और भी बढ़ा करके देखते हैं, ये भी देखते हैं कि भाई हमारे आसपास में ये चीज़ें हैं या नहीं है। जैसे कोरोना की महामारी है, एक महामारी पूरे विश्व स्तर पर छाई हुई है, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई ये जो महामारी छाई हुई है विश्व स्तर पर, ये हमारे आसपास कितनी है। क्योंकि जब हम समाचारों में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यकीन नहीं होती, लेकिन जब हमारे समाज में घटित होती हैं तो हम उसको आराम से यकीन कर सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमें गूढ़ और गंभीर बातें लिखी मिलती हैं। गूढ़ का मतलब होता है बहुत गहरी, और गंभीर का मतलब होता है बहुत सीरियस बातें लिखी होती हैं इसमें, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को भी प्रकट कर सकते हैं। या कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम अपने विचारों को उसके साथ साझा कर सकते हैं। मुद्रित जो माध्यम है, मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट जो माध्यम है, ये विशेष रूप से साक्षर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। साक्षर का मतलब जो शिक्षित हैं, एजुकेटेड जो लोग हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। अनपढ़ लोग तो इसको पढ़ नहीं पाते। लेकिन जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, उसको सुन तो सभी सकते हैं ना। भाई आपके घर में दादी, चाची, ताई हैं, ज़रूरी नहीं सब पढ़ी लिखी हो सकता है कुछ अनपढ़ भी हों, लेकिन टीवी तो सब देख सकती हैं, सुन भी सकती हैं, उसका मतलब भी निकाल सकती हैं। लेकिन जब हम उसको जाके समाचार पत्र रख देंगे, पत्रिकाएं रख देंगे, तो उसको नहीं पढ़ पाएंगी, उसका अर्थ नहीं ले पाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे समाचार पत्र 24 घंटे में एक बार, या वास्तविक पत्रिका जो है, साप्ताहिक जो पत्रिका होती है वो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। समाचार पत्र जो हैं वो तो एक बार आते हैं पूरे दिन में, या फिर ये लगा लें कि साप्ताहिक जो पत्र होते हैं वो सप्ताह में एक बार आते हैं, जो मासिक होते हैं वो महीने में एक बार आते हैं, जो पाक्षिक होते हैं वो 15 दिन में एक बार आते हैं, और जो वार्षिक होती हैं वो पत्रिकाएँ वर्ष में एक बार निकल कर आती हैं। जो त्रिमाही होती हैं या तिमाही जिनको बोलते हैं, वो 3 महीने में निकल के आती हैं। और समाचार जो हैं वो हम डेली रेडियो में या टीवी में या फिर इंटरनेट के माध्यम से जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। ये दोनों में अंतर भी बता रहा हूँ, दोनों की विशेषताएं भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत छपने वाले आलेख में सभी गलतियाँ, अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशित किया जाता है। आप एक बात ध्यान में रखना कि जब समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उसके लिए पहले, कहने का मतलब ये है कि प्रूफ रीडिंग की जाती है। अब आपको सर प्रूफ रीडिंग क्या होती है? पहले समाचार तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद उसमें गलतियां निकाली जाती हैं। जो गलतियां निकाली जाती हैं उसको प्रूफ रीडिंग बोला जाता है। तो प्रूफ रीडिंग की जाती है। प्रूफ रीडिंग के साथ साथ उसमें जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, वो सारी निकाली जाती हैं। जब वो गलतियां सारी निकल जाती हैं, उसके बाद समाचार को छपने लायक बनाया जाता है। लेकिन आप जब टीवी देखते हो, टीवी में कई बार आप देखते हो कि जो प्रस्तुत करता है या समाचार संवाददाता जो है, जो बोल रहा है समाचार, उससे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो उस गलती को सुधार तो नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ तो प्रसारित हो चुकी होती है लाइव। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें गलती की सुधार करने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए उसमें ऐसे लोग रखे जाते हैं जो अच्छी से अच्छी लैंग्वेज बोल सकें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में मैंने अंतर बता दिया है, प्रिंट माध्यम में भी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी। ठीक है, मुद्रित माध्यम और कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इन दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया है। और इसी वीडियो को अब मैं आपके YouTube पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, और इसका लिंक मैं आपके MCB में भी डाल दूंगा। आप वहाँ पर भी इस वीडियो को आराम से लिंक पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस, बाय बाय।